हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। लगभग 9-10 महीने पहले मैंने इस चैनल पर इस बिजनेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो आज भी स्टॉक वहीं पर ट्रेड कर रहा है जहां पर 8 या 9 महीने पहले ट्रेड कर रहा था। हाउएवर, मैनेजमेंट्स एग्जीक्यूशन हैज बीन ऑन पॉइंट। मैनेजमेंट ने एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म किया, एग्जैक्टली वैसे ही डिलीवर किया जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था। हमारा इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस जो था वो एग्जैक्टली सेम तरीके से प्ले आउट हुआ, लेकिन वो प्राइस एक्शन में नजर नहीं आया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी बात सुन के किसी भी स्टॉक में मत इन्वेस्ट कीजिएगा। फेडफिना का इन्वेस्टमेंट थीसिस हमारा बिल्कुल सिंपल था। मैनेजमेंट जो अपना अनसिक्योर्ड लोन का पोर्टफोलियो है उसे लगभग जीरो करने वाली है। मैनेजमेंट ने वो अचीव भी कर दिया। इस क्वार्टर में मैनेजमेंट का अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो इज नाउ लेस देन 1% ऑफ देयर बैलेंस शीट। इसके अलावा मैनेजमेंट को अपना गोल्ड वाला पोर्टफोलियो बहुत रैपिडली ग्रो करना था। हमारे इन्वेस्टमेंट थीसिस के हिसाब से मैनेजमेंट को 25-30% के आसपास तो ग्रो करना ही करना चाहिए था इन देयर गोल्ड सेगमेंट, एंड दे हैव ओवर डिलीवर्ड ऑन दैट पार्ट। दे हैव ग्रोन ऑलमोस्ट 75 to 80% इन 1 ईयर। उनका जो गोल्ड पोर्टफोलियो है, जो सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग पोर्टफोलियो है, लगभग 17% से 19% का जहां पर यील्ड मिलता है, वो सेगमेंट इन्होंने 78% से ग्रो करी है, विच इज फिनोमिनल। कैसे ग्रो किया कंपनी ने? यहां पर इन्होंने पहले तो अपनी नई नई ब्रांचेस खोली। ऑलमोस्ट 148 न्यू गोल्ड ब्रांचेस खोली गई। 2027 में जो इनका प्लान है वो 200 नई गोल्ड ब्रांच खोलने का है। यानी मैनेजमेंट अपनी गोल्ड वाली सेगमेंट पर डबल डाउन कर रही है, एंड राइटली सो, क्योंकि ये सेगमेंट सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग सेगमेंट है। नाउ गोल्ड सेगमेंट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 51% ऑफ देयर टोटल पोर्टफोलियो। फेडफिना के Q1 FY27 के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर हम लैप लोन्स की बात करें तो वहां पर हमें एक्सपेक्टेशन थी कि ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई नहीं नजर आएगी, क्योंकि जो स्मॉल टिकट लैप लोन्स थे, जहां पर ये 13 लाख से 15 लाख के आसपास के लोन देते हैं, वहां पर पूरी इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रेस नजर आ रही थी। इसीलिए फेडफिना ने भी अपनी जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको ग्रो नहीं किया। हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट लोन डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 200 करोड़ के आसपास रही। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। मैंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आपसे बात की थी कि कैसे ये स्मॉल टिकट जो लैप लोन्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे सारे बैंक्स के लिए, है ना। तो यहां पर हमें कोई एक्सेप्शन नजर नहीं आया। हालांकि साल के आखिर में जाते जाते हमें उम्मीद लगने लग गई कि मैनेजमेंट को जो क्लीन अप करना था ना इस सेगमेंट के अंदर, वो शायद हो चुका है। 2027 विल बी मच बेटर ईयर फॉर फेडफिना इन स्मॉल टिकट लैप लोन्स, और यहां पर शायद हमें 15 से 20% की ग्रोथ दिखाई दे सकती है। गोल्ड सेगमेंट है, वहां पर हमें अगेन 25 से 30% की ग्रोथ तो दिखाई देगी ही देगी। इसके अलावा लैब कैटेगरी में जो लार्ज टिकट वाले लोन्स हैं, जहां पर 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख का लोन ये देते हैं, वहां पर एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पर कंपटीशन है। जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, बड़े बैंक हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, और जो एस्टेब्लिश्ड एनबीएफसीज हैं, वो इस कैटेगरी में लोन देती हैं। यहां पर लोन खराब नहीं होते, लेकिन यील्ड भी बहुत अच्छी नहीं है ना। तो फेडफिना एक तो अपनी बैलेंस शीट पे यहां पर लोन देता है, उसके अलावा ये डायरेक्ट असाइनमेंट भी करते हैं। यानी ये एक ऐसे कस्टमर को ढूंढते हैं जो इनका लोन टाइम पर पे कर सके, और उसके बाद ये कोलैबोरेट करते हैं पीएसयू बैंक से या फिर किसी और एनबीएफसी से, और कोलैबोरेशन में लोन देते हैं। यहां पर इनको फी इनकम कमाई जाती है, जिसकी वजह से इनके जो रिटर्न ऑन एसेट्स हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हमें कहीं ज्यादा बेटर नजर आती है। हालांकि 2026 डायरेक्ट असाइनमेंट के लिए बहुत अच्छा साल नहीं था, क्योंकि मैनेजमेंट के जो पार्टनर्स थे वो चेंज हो रहे थे, तो एक ट्रांजिशन पीरियड था जिसकी वजह से डायरेक्ट असाइनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं किया। लेकिन 2027 में हमें ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट असाइनमेंट वाले लोन्स बहुत रैपिडली ग्रो करेंगे। यहां पर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 15 से 20% के आसपास की ग्रोथ तो आ ही जाएगी। इसके अलावा अगर मैं रिटर्न मैट्रिक्स की बात करूं तो जो इनका रिटर्न ऑन एसेट्स है, आरओए है, वो लगभग 2.6% से ज्यादा नजर आया, और मैनेजमेंट क्वार्टर बाय क्वार्टर उसे इंप्रूव कर रही है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आया, और लगभग 14-15% के आसपास नजर आया। मुझे ऐसा लगता है रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही इस कंपनी के लिए 2027 में कहीं ज्यादा बेटर होंगे।
अब सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट थीसिस हमारा क्या हो सकता था इस बैंक के अंदर? 2026 वाज अ वाटरशेड ईयर फॉर गोल्ड लेंडर्स, क्योंकि गोल्ड की कीमत बढ़ रही थी और आरबीआई की जो पॉलिसीज थी वो भी गोल्ड लेंडर्स के फेवर में जा रही थी, जिसकी वजह से जितने भी गोल्ड लोन देने वाली कंपनीज हैं उन्होंने 2026 में बहुत बहुत रैपिड ग्रोथ दिखाई। अगर आप मुथूट जो सबसे बड़ी कंपनी है उसकी बात करेंगे तो उन्होंने अपना एयूएम लगभग डबल कर दिया बहुत थोड़े टाइम के अंदर। इसके अलावा आईआईएफएल में और मन्नापुरम जैसी कंपनी के अंदर भी गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यानी हमारा जो कोर इन्वेस्टमेंट थीसिस था कि पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो भी बहुत अच्छी तरह प्ले आउट हुआ। हालांकि मार्केट ने फेड फिना को रिवार्ड नहीं किया। क्यों रिवार्ड नहीं किया? दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। हमें नहीं पता क्यों रिवार्ड नहीं किया। एक रीजन तो ये हो सकता था कि जितने भी गोल्ड लेंडर्स थे वो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, लेकिन लास्ट हाफ ऑफ द ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल सभी स्टॉक्स के बहुत अच्छे नजर आए। तो शायद ऐसा हो सकता है कि पूरा सेक्टर जो बहुत अच्छा रनअप दिखा रहा था पिछले 2 साल से, उसने शायद एक ब्रीदिंग स्पेस लिया है। हो सकता है अगले 1 साल में पूरा सेक्टर अगेन सांस लेके दोबारा अच्छा परफॉर्म करने लग जाए। ये सिर्फ हम एक अंदाजा मार रहे हैं, हमें नहीं पता कि स्टॉक एक्चुअली में कैसा परफॉर्म करेगा। उसके अलावा एक और रीजन हो सकता है, अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे ना तो फेड फिना में बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ नजर नहीं आ रही, क्योंकि इनका जो अनसिक्योर्ड वाला पोर्टफोलियो था वो कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता रन डाउन कर दिया। और अगर आप ऊपर से कंपनी के रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ज्यादा ग्रो ही नहीं कर रहे, लेकिन वो एक कैलिब्रेटेड जानबूझ के किया हुआ स्टेप है। जब वो अपना अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो घटा रहे हैं और जो सिक्योर्ड पोर्टफोलियो है, लैप वाला पोर्टफोलियो और गोल्ड लोन वाला पोर्टफोलियो, उसको रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्केट ने इस चीज को देखते हुए भी इस स्टॉक को बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यूएशंस नहीं दी। अगर पूरे गोल्ड लेंडिंग स्पेस की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि फेड फिना इज द सेकंड बेस्ट गोल्ड लेंडर इन द कंट्री, क्योंकि जो इनकी गोल्ड लोन बुक है वो बहुत हेल्दी नंबर से बढ़ रही है। इसके अलावा अगर पर ब्रांच का एयूएम देखेंगे ना तो वो मुथूट के बाद सबसे हाईएस्ट है। यानी इनकी यूनिट इकोनॉमिक्स इज मेकिंग मच मोर सेंस इन कंपैरिजन टू आईआईएफएल और मन्नापुरम जैसी कंपनी। मैनेजमेंट खुद बात करती है कि हम हर मैच्योर नई जो हमारी ब्रांच है वहां से हम 20 करोड़ का एयूएम बनाने की कोशिश करेंगे। रिमेंबर 1-1.5 साल पहले ये एवरेज मैच्योर कैटेगरी के अंदर 12-13 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। अगर हम मुथूट से कंपेयर करें तो वो लोअर हैं, कहीं ज्यादा लोअर हैं। लेकिन अगर और पीएस से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहां पर हमें एसेट अंडर मैनेजमेंट फॉर ईच ब्रांच बहुत अच्छी नजर आती है, जिसकी वजह से इनके रिटर्न्स भी अच्छे नजर आते हैं। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक अभी भी 2x के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। मुझे नहीं लगता बहुत महंगा है, स्पेशली कंसीडरिंग कि अगले 3-4 साल तक शायद कंपनी 20 से 25% पे ग्रो करेगी। सारी पोर्टफोलियो इनका सिक्योर्ड पोर्टफोलियो है और जो इनका रिटर्न ऑन एसेट है वो भी बहुत बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो मुझे नहीं पता कि पूरी मार्केट इस कंपनी को कब रीरेट करेगी भी या नहीं करेगी, आई डोंट नो। लेकिन मैनेजमेंट एक्चुअली में जो कह रही है वो अचीव कर रही है। लेट्स सी हाउ थिंग्स प्ले आउट। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।